पहले एक कैमरा लगा हुआ हाँ था। बच्चों, हाँ लगा हुआ था ये तो। नहीं, पहले लगा हुआ था, एक क्लास में लगा हुआ था, दो लगा। नहीं, मैंने तो कल भी देखा था। तो कल आया हूँ मैं। हाँ, अच्छा अच्छा। आज बैठ जाओ बेटा, बैठो। आज तो 20 है ना बेटा, ठीक है। तो देखिए, आपने कल पॉलिनेशन के एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। बच्चों बातें नहीं, अभी बीच में बातें नहीं करो। देखो, पॉलिनेशन के एजेंट पढ़ लिए थे आपने, है ना। वो आज तो अलग अलग बैठे। पहले बहुत पढ़ना जरूर। गुड गुड गुड। अब फरवरी में पेपर है, थोड़ा ध्यान देना। हाँ सही बात है, युवा पेपर क्लियर ही करना। हाँ बस। बिल्कुल अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ पर अब पॉलिनेशन हो गया, एजेंट आपने पढ़ लिए। अब क्या आएगा, फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है ना एंजियोस्पर्म में, वो कुछ स्पेशल होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं मैं आपको, एक होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या होता है, देखिए जो बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होने पर स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन पॉलिनेट करता है, यानी पॉलिनेट करता है मतलब जर्मिनेट होता है, या उसकी पॉलिन ट्यूब बनती है, रिलीज होती है ना, प्रोड्यूस होती है। और उस पॉलिन ट्यूब वो ग्रोथ करती जाती है धीमे धीमे स्टिग्मा में होकर के। देखिए जैसे कि ए लड़कियों, ज्यादा ये हप वप 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 जो करना है, प्यार दुलार, वो बाहर करना। सर ये है तो ये हरकतें क्यों बेटा, शांत रहो ना। यार, मुझसे बात करेंगे। एक को थोड़ा सा ऐसा बना दिया जिससे कि ना, मतलब माइक्रोफाइल से दिखाते हुए। ये बस समझाने के लिए, कोई बनाने की आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ओके सर। ये पॉलन ग्रेन है, देखिए बेटा, जो पॉलन ग्रेन है जब वहां पर आ जाता है, यानी पॉलन ट्यूब बन जाती है उसकी, तो आप देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब की देखिए ग्रोथ कितनी होती जा रही है, होती जा रही है। स्टिग्मा ने रिसीव किया, उसके बाद में स्टाइल में होकर, होलो एक ट्यूबुलर पार्ट है स्टाइल, उसमें होकर के बेटा जाती है पॉलन ट्यूब। और ओव्यूल, जो कि ओवरी में ओव्यूल से लगे हुए हैं, उस ओव्यूल के अंदर
माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर जाती है ना बेटा। अच्छा सुनिए, ये पोलिन ट्यूब जो जा रही है उधर एम्ब्रोसेक की तरफ, माइक जो ओव्यूल के अंदर क्या है, अंदर एम्ब्रोसेक बेटा यहां पर है ना, उसकी तरफ जा रही है। क्यों जा रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे मैं एक बात लिखूंगा, एक तो क्या होता है यहां पर स्टिग्मा पर मॉइस्चर कंटेंट के वजह से उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। जब वाटर के लिए मूवमेंट होता है ना, वाटर की रेस्पॉन्स में, तो उसको तो बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। और इसके अलावा आपको याद है, देखिए ये एक सेल थी एक, और दो साइड में क्या थे, सिनर्जिड है ना, ऐसे। तो बेटा एक सिनर्जिड, ये सिनर्जिड्स हैं, जैसे कि अब देखना, मैं यहां पर दोबारा से दिखा रहा हूं। ये दो पोलर न्यूक्लियाई आपको पता है क्या है बेटा। देखिए इस वाले को हमने हाईलाइट करके इधर दिखाया, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके हाईलाइट करके ना। तो बेटा ये जो पोलन ट्यूब एंटर होती है, ये एक डीजनरेटेड सिनर्जिड के थ्रू एंटर होती है। किससे एंटर होती है, एक सिनर्जिड जो होता है उससे एंटर होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। होता क्या है, ये एक मिनट, इधर से नहीं है ना, उधर से ऐसा जिस पानी का चलाना है। उधर से लाइट। हाँ से उधर से है, बंद कर दो। अब ठीक है, अब ठीक है। अजी गुरु जी अब ठीक है, सही है। हाँ पूरा समझ लो। ज्यादा अंधेरा भी बहुत बेकार है। रात 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 से अरे, इस साइड में अभी भी काफी ज्यादा वो आ रहा है। खिड़की बंद कर दो। ये तो और भी होता है ना, टीचर ही लेट पड़ती है तो करवाना पड़ेगा। दिन से आदत क्या ना इससे को पर्दे डालने पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, इधर का हिस्सा उस पे सामने देखने में दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं। देखिए तुम्हें तो दिख ही रहा है, ठीक है हाँ चल रहा। बेटा। तो यहां पर हम ये बात कर रहे थे, आप देखें गौर से, कि ये जो पोलन ट्यूब में अभी आपसे बोला था कि पोलन ट्यूब आखिर ये एक रास्ता एक तय करके क्यों जा रही है, इधर ही क्यों जा रही है, उल्टा सीधा कहीं भी क्यों नहीं मुड़ रही, है ना। इसका कारण ये है, यह ग्रो होती हुई जा क्यों रही है एम्ब्रोसेक की तरफ, एक सिनर्जिड डीजनरेट होकर केमी, अगर हम नॉर्मल जनरलाइज वे में बात करें तो उसको बोल दिया था शुगर कंपाउंड से रिलीज करता है, क्या बनाता है, शुगर कंपाउंड। लेकिन अगर मैं पूरा नाम बोलूं उसका रियलिटी में, तो कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल शुगर कॉम्प्लेक्स।
वो लिख दूंगा, अभी लिखूंगा। तो वो रिलीज करता है ना, उसकी वजह से अट्रैक्ट करता है। ये कीमोट्रोपिक अट्रैक्शन है, जैसे मैंने प्लांट ग्रोथ में थोड़ा बताया होगा। कीमोट्रोपिक अट्रैक्शन है पॉलन ट्यूब का, है ना। तो पॉलन ट्यूब बढ़ती जाती है, सिनर्जिड की में एंटर कर जाती है। इसीलिए दिमाग में हमेशा रखना कि हेल्दी सिनर्जिड में एंटर नहीं करेगी, किससे करेगी एंटर? रीजनरेटेड सिनर्जिड से एंटर करेगी। ओके। और आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 2 मेल गैमेट्स हैं ना। अपने मेल गैमेट उसने कहां रिलीज कर दिए? सिनर्जिड के अंदर, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए अपने दोनों मेल गैमेट। अंडरस्टूड? ये जो प्रोसेस थी ना, जो आई थी यहां पे और एंटर की वहां शुरू से लेकर के, ये कीमोट्रोपिज्म बोली गई इसीलिए, क्योंकि केमिकल रेस्पॉन्स है ना बेटा, कीमोट्रोपिज्म। खैर, अब क्या होगा? अब आप जानते हैं कि इसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन होना है, जो भी बताने जा रहे हैं। एक जो मेल गैमेट है, ये जो एक मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट तो फ्यूज कर जाएगा एग सेल से ही, पास में एग सेल से फ्यूज करके डिप्लॉइड जायगोट बना देगा। और एक मैंने देखो एरो आगे लगाया है ना, एक मेल गैमेट आगे गया और 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। किससे फ्यूज करेगा बेटो? पोलर न्यूक्लियाई से। तो 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी थे, एक मेल गैमेट और हो गया, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन, 3 का फ्यूजन, है ना। तो क्योंकि फ्यूजन 2 बार हो रहा है, क्योंकि फ्यूजन क्या हो रहा है? 2 या बार। फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बात को बढ़िया मांगे। तो मैं एक बात ये बता रहा था कि ये सारे इवेंट शुरू में पॉलिनेशन से, मतलब होकर जब पॉलन ट्यूब बनना शुरू हुई वहां से लेकर के और सिनर्जिड के अंदर मेल गैमेट रिलीज करने तक की पूरी प्रोसेस को या इवेंट्स को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोल देते हैं? ये बात तुम्हें लिखी हुई उसमें मिल जाएगी एनसीईआरटी में भी, ठीक है। अब सुनो, मैं एक बात और ये बोल रहा था, देखिए यहां पर ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन आ गए, ये आ गए, है ना, बहुत सारे पॉलन ग्रेन आ गए। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो पॉलन ग्रेन, इसकी पॉलन ट्यूब बने, ये एक्चुअली इसको एक्सेप्ट किया गया स्टिग्मा के द्वारा। स्टिग्मा जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, या यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है और स्टिग्मा है या फीमेल पार्ट है, उसके बीच में एक केमिकल डायलॉग है। क्या है? केमिकल डायलॉग। जैसे डायलॉग, एक तो हम डायलॉग बोलते हैं ना, बोलने वाला, एक होता है केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल लोचा है ना। हो रहा है। अब अगर उसी के सेम स्पीसीज के पॉलन ग्रेन हैं तो वो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स होंगे। कैसे होंगे? यानी योग्य। और अगर उसकी स्पीसीज के नहीं है तो अयोग्य। मैंने बोला भी था कि इंसान की शादी इंसान से ही तो होगी, कि गधे बंदर को ले आए तो वो तो अयोग्य हो गया ना, है ना। तो बेटा इसीलिए यहां पर मैं बात ये कर रहा था कि सेम स्पीसीज के तो वो योग्य या कंपैटिबल पॉलन ग्रेन, और अगर किसी दूसरी स्पीसीज के आ गए या जिनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो इनकम्पेटिबल या अयोग्य पॉलन ग्रेन, हिंदी में बोले अयोग्य। तो जो स्टिग्मा या कार्पल है, पिस्टिल है, वो केवल उनको चुनेगी या परमिशन देगी जर्मिनेट करने को, यानी पॉलन ट्यूब बनाने की परमिशन किसको देगी? जो कंपैटिबल होंगे, और जो इनकम्पेटिबल होंगे उनको परमिशन नहीं कर देगी, उनको रिजेक्ट कर देगी। यानी सीधी सी बात है, पॉलन ट्यूब बनना या पॉलन जर्मिनेशन होना, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्टिग्मा। ठीक है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, मैं इनको ऐसे बोल सकता हूं, ये इनकम्पेटिबल हैं, इसीलिए तो नहीं इनकी पॉलन ट्यूब बन पाई।
और ये B2 कंपेटेबल है। ठीक बात। अब इसको खैर कर भी सकते हो, अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत अपनी रफ में उसमें ड्रॉ कर लोगे तो धीमे धीमे करके थोड़ा अच्छा बनता जा रहा है वो, उसमें बातें ऐड होती जा रही है ना। सही बात है। तो ये बात समझ गए ना आप। तो ये पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन था, यानी कहने का मतलब ये हुआ, और इस सब के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन्स ही हैं। कौन रेस्पॉन्सिबल है? जीन्स, जीनोटाइप। जब उसे बेटा वो मैच किया, उनके अंदर के केमिकल आपस में मैच किए पॉलिन ग्रेन के स्टिग्मा के, तो उसने अलाउ कर दिया कि भाई पॉलिन ट्यूब तुम बना सकते हो, है ना, मैचिंग हो गई। और अगर नहीं मैच किया, तभी तो बोला था एक केमिकल डायलॉग, एनसीईआरटी बोलती है देयर इज ए केमिकल डायलॉग बिटवीन पिस्टिल एंड पॉलिन ग्रेन, ये लिखा है एनसीईआरटी ने। जब आप पढ़ के देखेंगे इसमें तो ये मिल जाएगी बात जो मैं बोलूं। ठीक है, तो ये पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात खत्म हो गई, लेकिन वो मैं लिख दूंगा, वो कंपाउंड वगैरह जो बता रहा था ना मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक स्टार पॉइंट बना के। ओ भाई, बात नहीं बेटा, ये वो नाली। ठीक है। वन डीजेनरेटेड सिनर्जिड सिक्रीट सुगर कंपाउंड्स, या हमने ब्रैकेट में पूरा नाम लिखा, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल सुगर कॉम्प्लेक्स, टू अट्रैक्ट पॉलिन ट्यूब, जिसको हमने बोल दिया ब्रैकेट में कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एंजियोस्पर्म की, डबल फर्टिलाइजेशन जो बताने वाले हैं ना अभी, तो लिखने वाले बात तो समझ ही गए हो आप, अब तो बस वो बात करनी रह गई है थोड़ी सी। तो अब वो जो जायगोट है उससे फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और वो जो एक ट्रिप्लॉइड बना ना ट्रिपल फ्यूजन से, वो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, पीरियड, वो ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड तो इसीलिए होगा क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं। बोरोन को बी भी लिख सकते हो बेटा शॉर्ट में अगर चाहो। इनोसिटॉल, INOSITOL, INOSITOL। और मैं एक बात बताऊं, जब आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो सेमिनल प्लाज्मा, या आप जानते हो सेमिनल जो फ्लूइड है सीमन में स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म तो रिलीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से हुई, बाकी सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट वगैरह का सिक्रेशन होता है, तब जाके बनता है सीमन पूरा, है ना। तो उसमें ही कैल्शियम और इनोसिटॉल सिट्रेट ये पाए जाते हैं, वहां भी कैल्शियम और इनोसिटॉल पाया जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज होता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग ऑफ
स्पर्म्स और स्पर्मेटिड। तो बेटो डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बेटा, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। तो बेटा सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन कह देते हैं हम एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या एग सेल के फ्यूजन को। और दूसरा पार्ट इसका होता है ट्रिपल फ्यूजन या टीएफ कह देते हैं हम लोग शॉर्ट में। बात है नहीं बेटा, चौधरी बात नहीं रे। वो चश्मा लेके क्यों नहीं आता है? तो ये मत सोच के चश्मा के बिना हीरो ज्यादा लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चश्मा ना सही लगा ना, अब कैसा लग रहा मतलब क्या छिला हुआ। और सुनो मेरी बात, तो यहाँ पे दो टाइप की प्रोसेस हैं, तो इसलिए क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है इसीलिए हम लोग उसे मिला के क्या बोल दिया हमने, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है, एक बार जायगोट बनना और एक बार प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनना है। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है आपको, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस? हाँ, 5 न्यूक्लियस आंसर बिल्कुल राइट है। आंसर आएगा 5 न्यूक्लियाई। लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी न्यूक्लियाई है ना ऑफ एम्ब्रोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, तो 15, क्योंकि एक फीमेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 5 में से 3 फीमेल वाले थे ना और 2 मेल गैमेट थे। ठीक है बेटो, तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे। अगर वो पूछ रहा है 5 हमेशा आंसर नहीं आना, यानी अगर टोटल न्यूक्लियाई पूछ रहा है, टोटल न्यूक्लियस कितने इन्वॉल्व हुए, 5 हुए। और अगर पूछ रहा है कि फीमेल साइड से यानी कि एम्ब्रोसैक के कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुए, तो 3 हुए। कौन कौन से 3? 2 पोलर न्यूक्लियस और एक फीमेल गैमेट एग सेल। ठीक है,
ये सब बहुत कुछ भूल जाएंगे, एक लाइन लिख ही देता हूँ। आपको फिलामेंट स्टेज में जाना चाहिए था। हैं? बॉलीवुड इंडस्ट्री में गलत आई है आप इस लाइन में। क्यों भाई? इतनी बढ़िया पर्सनालिटी ले अरे बेटे हाँ थैंक यू, लेकिन भाई मैं अपने प्रोफेशन से खुश हूँ एकदम। उसमें ज्यादा उसमें ज्यादा नहीं भाई, 5 न्यूक्लियर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा? 4 घंटा तो ले रहे हो और क्या। अबे पैसा ही खुशी नहीं होता है सब कुछ। मोहब्बत नहीं खरीद जा सकती। बात तो सही है। भाई मैं एक बात बताता हूँ, देखो मैं बोल तो रहा हूँ, देखिए एक लिमिट होती है हर चीज की। तो अगर मैं कहीं भी किसी और उसमें लाइन में होता जिसमें बहुत सारा पैसा हो, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि सबसे मुझे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन जो लगता है वो मुझे टीचिंग लगता है। और देन मेरा जो था दो ही होते, या फिर डॉक्टर। बस वो ईमानदारी से काम करे। तो अगर आज आप फिलामेंट स्टेज में होते ना तो पुष्पा में आपको रिश्ता बस भाई बस। ये बोले हाँ, तो देखिए यहाँ पर 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं, अरे बात 2 मेल गैमेट प्लस 3 न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है बेटा? ये तो दोनों इक्वेशन लिख ली होंगी। यस सर। अब ये पॉइंट जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या है, डेवलपमेंट होगा बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। मेरी एंडी देखिए होगा क्या कि अब ये जो जायगोट बन गया है, इस जायगोट से तो एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एम्ब्रियो। आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल बना लेता है सीड। ओव्यूल क्या बना देता है? सीड। और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। तो ओवरी फ्रूट बना दिया, और उसके अंदर जो ओव्यूल थे उन्होंने सीड बना दिया। अच्छा, जो ओव्यूल के इंटेगुमेंट थे ना, कवरिंग, उन्होंने सीड का कोट बना दिया, सीड कोट। इसीलिए सीड कोट 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर टेस्ट का, एक इंदर वाली लेयर टेल। तो वो इंटेगुमेंट से बनते हैं ओव्यूल के। ये एक हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर में किससे क्या बना, ठीक है? और जो अंदर जायगोट है, उस जायगोट से किसका डेवलपमेंट होगा? एम्ब्रियो का। उस सीड के अंदर ही बेटा एम्ब्रियो डेवलप होगा, है ना? लेकिन जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, पीईसी, उससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। भाई हमने नाम लिया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसका मतलब उससे, वो प्राइमरी सेल है ना, फर्स्ट सेल, उससे एंडोस्पर्म डेवलप होगा। अब एंडोस्पर्म की जरूरत क्यों है बेटू? क्योंकि आप जानते हो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है सीड के अंदर, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए भाई एंडोस्पर्म तो चाहिए ना। इसीलिए एक लाइन एनसीईआरटी की भी ये बोलती है, और ध्यान रखना, देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी की लाइन। ये तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, जो नॉर्मल मेंटलिज्म में भी पढ़ते हो, तो बोल दूंगा। हाँ, ये इमेस्कुलेशन वगैरह, ब्रेकिंग वगैरह बता दूंगा एक बार। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जरा देखेंगे तो एंडोस्पर्म में एक लाइन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पूछा उसने वाई, क्वेश्चन मार्क लगा, है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, प्रीसीडेड, मतलब प्रीसीड है ना, प्रीसीड का मतलब होता है पहले होना, और फॉलोड बाय का मतलब उसके बाद में होना। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है। जैसे बन तो दोनों का ही, जायगोट बन गया और प्राइमरी जायगोट बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई। तो अब जायगोट का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा ना बेटा, उससे पहले किसका डेवलपमेंट होगा? एंडोस्पर्म बनना शुरू होगा।
क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, तो बनते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए पहले एंडोस्पर्म बनना शुरू होता है, वो धीमे धीमे बनता जाता है और पीछे पीछे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है। उसका आंसर है ये, जैसे उसने पूछा है ना कि वाई, तो वहां पर उसका आंसर है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये आंसर हुआ उसका, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये मैं बात कर रहा हूं जहां एंडोस्पर्म की पहली लाइन है उसका आंसर, जहां वाई लिखा हुआ है, समझ गए? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में बेटा लिखा है ना पहली लाइन। तो अच्छा सुनो, चलो अभी एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ाता हूं मैं आपको। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, वो जो लिखा है ना आपके उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? बहुत बेसिक बात है। जैसे आप उसमें मेंडलिज्म में भी पढ़ेंगे जब आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना। जैसे आप जानते हैं कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है बेटा? बाइसेक्सुअल, उसमें मेल पार्ट भी है और उसमें फीमेल पार्ट। ए दोनों कोने में पीछे हुए दोनों, अलग अलग बिठावे ने। चल भाई कोने वाला तू इधर आ जा आगे, आजा भाई, तुझसे कह रहा हूं मैं, इधर आ जा। दो ऑप्शन है, क्लास से बाहर चला जाए, आगे आ जा। ये नहीं होगा। आ जा बेटा, यहाँ आ जा। बस हमारे बैग के तार के नहीं आ जाएगी बेटा, जो नंबर वो बोल रहे बोल। तो चुप हो जा और सुनो। तो पता है, देखो सुनो, तो बेटा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, यानी मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। अब क्या होगा साहब, अब अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन ही कराना है तो कुछ करने की बात ही नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। मान लो सब कुछ, अगर सब कुछ कायदे कानून से है, सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, बाइसेक्सुअल तो है ही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक प्लांट को चाहते हो फीमेल पेरेंट की तरह काम करे और एक दूसरी वैरायटी का प्लांट चाहते हो कि जो मेल पेरेंट की तरह काम करे, मतलब आप ये चाहते हो कि हमें इसका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना, हमें जो डिजायरेबल पॉलिन ग्रेन है किसी दूसरे प्लांट के, वो इसके ऊपर प्लेस करने हैं स्टिग्मा पे। डिजायर्ड, जो हम चाहते हैं, वांछित अगर हिंदी में बोले तो पता है क्या करेंगे? यहां पर एंथर को मैच्योरिटी से पहले ही उस फ्लावर के एंथर को हटा दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ एंथर, काट देंगे, काट के अलग कर देंगे एंथर को। तो आप फ्लावर में मेल पार्ट को आपने हटा दिया, केवल फीमेल पार्ट बचा। दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। क्या बोल देते हैं उसको? इमेस्कुलेशन। अच्छा मैं एक बात बता दूं, जो आपने, तो खैर ज्यादा वो यूज नहीं होते, बैल वगैरह पहले हल में बैल चलते थे। अच्छा, बुग्गी बुग्गी में भी चलते थे बेटा। तो पता है, देखिए मेल में जो वो हैं उनमें दो टाइप के होते हैं वो भी। एक तो आपने देखा है रोड पे जो घूमते रहते हैं, जिनको सांड वगैरह बोल देते हैं हम लोग, है ना, तो खेतों वेतों में भी डैमेज करते घूमते रहते हैं ना, ये वो सांड है, वो भी मेल है। और जो बैल हैं वो भी मेल हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? नहीं फिर एक कारोबारी है, एक को काम नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की ताकत में ही बहुत अंतर है। मतलब आप उसको जो वो जो है ना, वो सांड जो घूमता रहता है, आप उसको ना तो हल में जोत सकते है ना उसको बुग्गी बुग्गी में बैल की जगह, क्योंकि वो तो तोड़ ताड़ देगा सब कुछ, चलाने वाले को भी तोड़ देगा, हल को वल को। उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। वो गाड़ियों को भी पिचका देता है, अगर कहीं गाड़ी में टक्कर वक्कर मारने लग जाता है ना, तो वो गाड़ी को पिचका देता है सब। आपने शायद जब एनिमल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो बात हो सकता है ध्यान नहीं दिया हो या रह गई हो बात, बेशक कोई। पता है
तो वो एक प्रोसेस होती है, एक तरीके से कैस्ट्रेशन भी कह सकते हो। जो टेस्टिस है ना उनके, वो टेस्टिस उनके डिजनरेट कर दिए जाते हैं। सर ह्यूमन करते हैं ऐसा। हाँ, मतलब उनके टेस्टिस नॉर्मली, अगर उसको उसको बोल देते हैं बधिया। बधिया सुना है तुमने? बधिया बनाना या इस टाइप से। एक बैल होता कुबड़ वाला बड़ा सा, तो वो नॉर्मल उसी टाइप के हैं, बस उनको क्या है, तुमने शुरू से ही अपने उसमें रखा है घर में, तो वो सांड की तरह ही है, लेकिन आपने उसको उस तरह के एनवायरनमेंट में रखा है ना। लेकिन उसमें अग्रेशन होगा, वो कभी भी गुस्सा हो सकता है। लेकिन जिसके टेस्टिस को पहले डैमेज कर दिया गया, रिमूवल ऑफ टेस्टिस कर दिया गया, तो टेस्टिस रिमूवल हो गया तो टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो अग्रेसिव नेचर भी नहीं आएगा उसका। मेरी बात समझे आप? वो अब फर्टाइल नहीं है, वो जो बैल है वो फर्टाइल नहीं है, लेकिन वैसे मेल है वो, लेकिन फर्टाइल नहीं है, तो वो काम आएगा खेतों में। आप उसका नेचर ऐसा मारने वाला नहीं रहेगा, जो उसका व्यवहार है वो घरेलू है। अब ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है इनमें, ठीक है। वो डोसाइल होता है, डोसाइल करके वर्ड यूज करते हैं हम लोग इसको, बैल को, है ना। और वो जो होते हैं फर्टाइल होते हैं, जो सांड घूमते रहते हैं। तो हम यहाँ पर बात ये कर रहे थे, बोलते हैं बुल, बुल जो शब्द है ना इंग्लिश का, उस सांड के लिए उसको बोलते हैं बुलॉक। बुलॉक या ऑक्स जो बोलते हैं ना हम लोग बैल को, वो। खैर, बैक टू टॉपिक आते हैं हम। तो पता है मैं क्या बोला था, ऐसे में यहाँ पे मेल पार्ट हटा दिया गया, तो इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। क्या बोलते हैं प्लांट में ये टर्म? इमेस्कुलेशन। इसका मैंने पैरेलल बताया था वो एनिमल में। उनमें हमने बोला था कि कैस्ट्रेशन कर देना, अगर उनके टेस्टिस का रिमूवल कर देना, ठीक है। हाँ नहीं, ट्यूबेक्टोमी वो एक अलग चीज है। देखिए, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी, आपने ये तो वेसेक्टोमी में तो क्या होता है कि वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, तो उसके टेस्टिस नहीं रिमूव किए, वो मतलब उसमें हार्मोन वगैरह प्रोडक्शन सब कुछ हो रहा है, बस वो जो स्पर्म ऊपर पहुंचने का जो रास्ता था वो कट कर दिया, तो वो बंदा फर्टाइल नहीं है बस, लेकिन प्रॉपर मेल है। और ट्यूबेक्टोमी में भी मतलब ये कोई दिक्कत वाली, ट्यूबेक्टोमी में भी उन फीमेल्स जिनको अब बच्चा नहीं चाहिए तो उनकी फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात उनमें नहीं है उनकी लाइफ में। खैर, तो मैं यहां पर ये बोल रहा था, अब क्या करेंगे हम, अब सुनो, ये इमेस्कुलेशन करने के बाद में भी उस फ्लावर को, जिसको अब हमने उसको फीमेल पेरेंट की तरह काउंट करना है, उसके ऊपर बैगिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? मसलिन बैग से उसको कवर कर देंगे। पता है क्यों कर दी बैगिंग साहब? कोई आ ना जाए। भाई हम तो चाय पीते पीते आराम से चाय पी रहे हैं गार्डन में बैठ के, कि चलो हमने भाई उसका मेल पार्ट हटा दिया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई आया इंसेक्ट, है ना, पॉलिन ग्रेन लेके किसी दूसरे उसका खेला कर गया, या फिर मान लो हवा में उड़ते हुए आए, तो बेटू जो हम चाहते हैं यहाँ तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी साइंटिस्ट की, प्लांट ब्रीडर्स जिनको हम बोलते हैं। तो पता है इसीलिए वो उसको बैगिंग करके रखते हैं, कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए। फिर उसके बाद में आपने जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन है ना, जब वो मैच्योर हो गए उनको पिक करेंगे फोर्सेप्स से, और पिक करके और उसके स्टिग्मा के ऊपर प्लेस कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो दो चार पॉलिन ग्रेन रख देंगे, उनमें से कोई भी जो तेजी से जिसकी पॉलिन ट्यूब ग्रो करेगी, और वो डायग्राम जो था वही, और पॉलिन ट्यूब अंदर चली जाएगी, वो पॉलिनेशन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, पॉलिन ग्रेन प्लेस करने के बाद में फिर दोबारा से रीबैगिंग कर देते हैं। पॉलिन ग्रेन रख दिए, उसके बाद में भी रीबैगिंग कर दी। पता है क्यों? अब आप कहोगे सर जब हमने डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन रख दी, अब रीबैगिंग की क्या जरूरत? हो सकता है कि अभी आपने पॉलिन ग्रेन ही रखे और थोड़ी बहुत देर बाद में ही कोई और अनवांटेड पॉलिन ग्रेन आ गया किसी दूसरी, उसका जो आप डिजायर्ड नहीं है वेराइटी का, हवा में उड़ता हुआ या किसी इंसेक्ट के द्वारा, और क्या पता, मतलब चांस हो सकता है कि उसके पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ ज्यादा हो कंपैरिजन टू जो हम डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन चाहते हैं। पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ भी फास्ट और स्लो होती है अलग अलग पॉलिन ग्रेन की।
वो भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हम सोचेंगे कि ये तो हमारा तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ आगे एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए रीबैगिंग टर्म यूज किया था उसके लिए। क्या किया जाता है? तो इमेस्कुलेशन, बैगिंग। कभी कभी ये क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है इनका, तो ये आप ध्यान रखें, पहले इमेस्कुलेशन, फिर बैगिंग और फिर रीबैगिंग होती है बाद में। मतलब बैगिंग के बाद में पॉलिनेशन किया जाता है, वो जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन रखे जाते हैं, यहाँ पे मैं बोल दूं पॉलिनेशन, लेकिन पॉलिनेशन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हमारे द्वारा, ऐसा नहीं कि अपने आप होने दिया जा रहा है। और देन रीबैगिंग, ऐसे ये 4 स्टेप सीक्वेंस वाइज आते हैं, एक के बाद एक। ठीक है बेटू, ये आपको आता है कि इनको सीक्वेंस से लगाइए ऐसे करके। तो अब हम बात करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, है ना। छोटा क्या हो मोटा भाटी बिल्कुल ऐसा सस आगे बहुत है बाहर। अब जाना जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट मैंने बता दिया था, थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो से, है ना। मैं यहाँ पे बोलना तो ये चाह रहा था कि 3 न्यूक्लियर डिवीजन करके डिवाइड होता है, लेकिन अभी मैंने बोला नहीं। चक्कर क्या है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी 3 तरीके का होता है। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको। नॉर्मली एंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म का, वो कैसा होता है? एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स, शायद मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में भी ये बात बोली हो, एज ट्रिप्लॉइड 3N एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, उससे रिलेटेड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। वाइल इन जिम्नोस्पर्म्स it is haploid and pre-fertilization. बात नहीं बेटा, देखिए, अरे छोटकी तो बेटा क्या बतियाने को तो अपना टाइम पास करने आती है यहाँ पे, कि देख ले कितनी बातें कर करके हंसी जा रही है आराम से आपस में। देखो इतनी देर में लिख लिया करो काम की बातें। देखिए, इनोथेरा में या ओइनोथेरा में डिप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म ही है ये।
लेकिन एक्सेप्शनल केस है, उसमें डिप्लॉयड एंडोस्पर्म है। क्यों डिप्लॉयड बनना है? क्योंकि पोलर न्यूक्लियस केवल एक होता है। अब एक पोलर न्यूक्लियस से एक में लिगामेंट फ्यूज करेगा तो डिप्लॉयड बन जाएगा। सेप्रोमिया, इसमें 9n नैनेप्लॉयड एंडोस्पर्म होता है। कैसा होता है? नैनेप्लॉयड। क्यों? क्योंकि इसमें 8 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 8 पोलर न्यूक्लियाई बेटा। आप जो एम्ब्रोसैक होता है ना, वो एम्ब्रोसैक 3 टाइप के हो सकते हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। तो पता है, हालांकि मोस्ट कॉमन तो वही अपना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, लेकिन कभी कभी 16 न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म भी हो जाता है, 16। तो पेप्रोमिया वही 16 न्यूक्लिएटेड वाला है। अब देख, उसके जो उसमें एम्ब्रोसैक में 16 न्यूक्लियस है, उनमें से 8 पोलर न्यूक्लियर बन गए। क्या दिक्कत है? एक सेल तो एक ही बनेगी ना, इसीलिए। बात नहीं, आना पड़ेगा। लिख लिया ना? इससे फर्टिलाइजेशन हाँ, बिलियर्ड, आप जानते हो बिलियर्ड से एक गेम होता है ना, बिलियर्ड। तो वो जो, हाँ, बॉलिंग टाइप से है, वो पुलिंग पुलिंग होता है। मतलब एक वो एक टेबल होती है उसकी बिलियर्ड की, वो जो टेबल है, उस टेबल में आप देखते हो कि एक वो होती है स्टिक, और उस स्टिक से आप जानते हो कि बॉल ऐसे मारते हैं, है ना, और उसमें जो कॉर्नर पे कोना से ना, उसमें होकर निकालनी होती है वो बॉल हमें, ठीक है। तो वो जो बिलियर्ड की बॉल होती है बहुत हार्ड होती है, टाइट होती है। बात नहीं रे। आगे बोल रहा था तो जो बिलियर्ड की जो बॉल होती है, वो काफी हार्ड होती है, टाइट होती है। वो पता किसकी बनती है? बहुत तेज लगती है वो बॉल, है ना। वो बेटा स्टोनी एंडोस्पर्म होता है, आइवरी पाम, फाइटेलेफस, उसके एंडोस्पर्म से बनती है। मतलब वो एंडोस्पर्म से बनाई जाती है बिलियर्ड। आप कभी सर्च मारेंगे बिलियर्ड्स, एक गेम है बहुत फेमस, बिलियर्ड और स्नूकर, ये दोनों के बस रूल्स रेगुलेशंस में थोड़े अंतर होते हैं, बाकी एक जैसे गेम है। और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके इंडिया का जो बहुत बड़े वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं इस गेम में, ये ओलंपिक में गेम नहीं है, नहीं तो इंडिया हमेशा गोल्ड मेडल लाता। पंकज अडवाणी, और उससे पहले गीत सेठी था। अभी रिसेंट का जो बंदा है वो पंकज अडवाणी, कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन है, कितनी बार का, स्नूकर में और बिलियर्ड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की। तो देखिए, मेरे लिए जहाँ ध्यान से क्या लिखा हुआ था वो सब। छोटो मिक्सर तो ये वो भी सारा हाँ बुरे तो तीन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
एक होता है फ्री न्यूक्लियर, एक होता है सेलुलर, एक होता है हेलोवियल। ये लगभग 56% फैमिली में होता है, जिसको मोस्ट कॉमन बोला जाता है। आपके एनसीईआरटी ने इसी के बारे में बातें बोल रखी हैं। और जो सेलुलर वाला होता है ये लगभग 25% फैमिली में होता है। बस परसेंटेज की नाम की जरूरत ही नहीं। और हेलोवियल वाला लगभग 19% में होता है। ये पूरे सब मिलके 100 हो गए। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो इतना एक्सेप्शनल नहीं है ये दोनों भी, इसीलिए बताएं क्योंकि आप देखिए 25% प्लांट में होना फैमिली में या 19% में, तो बड़ी बात है कि नहीं भाई? ऐसा नहीं है कि कोई एक दो प्लांट में पाया जाता हो। अच्छा, अब बेटा जो जैसे केस दे रखा है उसकी बात कर लेता हूं मैं पहले, जैसे फ्री न्यूक्लियर मोस्ट कॉमन की। ये देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, कैसा हुआ? एफएनडी का मतलब है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। बात है नहीं लड़कों? जी बोल रहा है नीतीश। अरे यार तुम तो मत तो बोलो, तो बोल रहा है तो एक बोल रहा है तो दूसरा मत बोलो। जी सिर रहा है, इसका लिखने नहीं दे रहा कुछ, जो बफलर लपेट रहा और बड़ा हो जाए। तुझे दिख नहीं रहा उसके सर की वजह से? थोड़ा इधर उधर साइड में एडजस्ट कर ले। बफलर लपेट रहा ऊपर फिर अरे अच्छा तो मैंने देख लिया। तो अगर मुफलर लपेट रहा, ठंड अगर उसे लगी तो मुफलर लपेटेगा यार। तो इधर को आजा साइड में थोड़ा सा, बीच में दोनों के गैप में से दिखता है यार। काम करने वाले को तो सब दिखता है। अब ये बात अलग है कोई काम नहीं करना चाहे तो उसे कुछ नहीं दिखेगा। मजे ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा। एक बात आप लगे रहे कैरी हो देखिए बेटा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसमें एक न्यूक्लियस है, तो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो न्यूक्लियस बन गए। अब बेटा उसमें दो न्यूक्लियस जो बने उनसे चार, चार से आठ, आठ से 16 लगातार रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, रिपीटेड, और काफी सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड एक स्ट्रक्चर बन गए बेटा। ये जो डेवलपमेंट आपको दिखाई है फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट ही है। और फाइनली चाहे देखिए कोई से भी टाइप का एंडोस्पर्म हो, फाइनली लास्ट में सबको सेलुलर ही बनना होगा। बस ये है कि यहां पर साइटोकाइनेसिस बिल्कुल एंड में होगी, सबसे लास्ट में, ठीक है ना?
हेलो अरे 22 की तैयारी हो रही होगी, 22 की हाँ चलो भाई साहब हाँ जी हाँ जी पीसीएस वाले एग्जाम, जी जी तो ये वॉइस वाले होंगे इसीलिए शायद। ओरिजिनल कोई सर एक कैमरा यहाँ से एक ही काम कर रहा था लेकिन एक अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला नहीं शो कर रहा है नहीं वैसे वॉइस वाले होंगे ना मुझे लगता है उसके लिए, हाँ एग्जाम के लिए। आपको संदर्भ में ये बताइए तो देखिए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है बेटा ये, यस सर ठीक है, ये मोस्ट कॉमन बात है जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं बात करता कि आप कहें सर फिर सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसा होता है, अगर ये हम बात करें ना, सुनो बना नहीं रहे हम डायग्राम, ऐसे ही बता रहे हैं आपको। अगर ये सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता तो स्टार्टिंग से ही साइटोकाइनेसिस होती प्रॉपर, यानी पहला जो डिवीजन है वो ये नहीं होता एफएनडी, पहला डिवीजन कैसा होता, एक सेल से दो सेल बनती है सीधे, दो से फिर चार बनती है ना, और फिर उसके बाद में ये स्टेज लगातार बहुत सारे डिवीजन होके, यानी शुरू से ही सेलुलर होता वो, ठीक है बेटू। ये लास्ट में जाकर फाइनल स्टेज में साइटोकाइनेसिस होकर तब सेलुलर हुआ, ये अंतर है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में और सेलुलर। अच्छा, और जो एक हेलोबियल वाला होता है ना, वो हेलोबियल दोनों के बीच का होता है। पहले तो उसमें सेलुलर की तरह डिवीजन होता है जो हेलोबियल वाला है, पहला डिवीजन तो सेलुलर की तरह होता है, तो दो सेल बन जाती हैं। लेकिन उसके बाद में जो न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं वो फ्री न्यूक्लियर की तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं, और फाइनली फिर से सेलुलर बनना है उसको, तो इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग हेलोबियल डेवलपमेंट, ठीक है। यस सर तो पता है ये जो मोस्ट कॉमन टाइप का जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, कौन सा वाला, फ्री न्यूक्लियर वाला। इसी डेवलपमेंट में अगर हम देखें, जैसे हम कोकोनट का एक केस लेते हैं, कौन सा केस लेते हैं, कोकोनट वाला, बस अभी थोड़ी देर में। तो जो बेटा कोकोनट वाला हम केस ले देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ध्यान सुनना कोकोनट की कहानी। हाँ, वैसे मैंने फ्रूट में भी आपको पढ़ाया है पहले डिटेल में ना। हाँ, कौन सा फ्रूट होता है कोकोनट का, फ्रूट का नाम क्या होता है उसका टाइप, भूल गए, कितना बेसिक बात मॉर्फोलॉजी की। रूप, रूप होता था बेटा, वो एनसीईआरटी में भी छपे, मैंगो और कोकोनट ग्रुप में आती है। सुना मेरी बात, सुनो, देखो जो कोकोनट है ना बेटा, उसमें जो कोकोनट में पानी निकलता है, कोकोनट वाटर, एक स्टेज तो होती है ग्रीन वाला होता है नारियल, तो ग्रीन नारियल में तो पानी पानी निकलता है। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे, आप एक थोड़ा वो लाएंगे ना ब्राउन वाला सा, बाल वाला, तो उसमें क्या होता है, पहले उसमें पानी निकाल लो आप, मतलब पेचकस से छेद से करके आपने पानी निकाल लिया, वो तो उसका पानी रोहन सीधा बैठ, जो उसका जो कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर निकला, वो तो उसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। क्या है वो उसका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और बेटा जो उसके अंदर, जो उसके वो कोकोनट मिल्क के या वाटर के आसपास सराउंडिंग में जो व्हाइट वाला पार्ट निकलता है, व्हाइट कर्नेल या बाउंड्री, वो है उसका सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसको नारियल गिरी बोल के हम लोग खाते हैं, गोलागिरी। अच्छा, बाद में जब वो सूख जाता है, पानी तो सूख जाता है उसका कोकोनट वाटर, फिर वो भाई दूध में जो देते हैं वो वही सूखा वाला नारियल या ड्राई फ्रूट की तरह चलता है, वो सेलुलर ही होता है पूरा का पूरा। हाँ, तो ठीक है, अबे कितनी बार बोलेगा भाई, ये बात तो भाई सब जान गए है ना, बात समझ गए ना आप। तो बेटा इसका मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि एक ही स्टेज पर दोनों, तीनों नहीं, एक ही स्टेज पर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म देखने को मिल जाते हैं। किसमें, कोकोनट, ठीक है, कोकोनट में एक ही स्टेज पर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म देखने को हमें मिल जाते हैं। अभी और बात कर लेते हैं, चलो तब थोड़ा सा उन्हें, क्योंकि यहाँ काम करना है इस पे। तो पता है ये बात होगी एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की।
अब मैं एक बात इससे रिलेटेड, एंडोस्पर्म से रिलेटेड ही बताता हूं आपको, जो वैसे मॉर्फोलॉजी में भी कर ली जाती है लेकिन यहां भी एनसीईआरटी में दे रखी होती है आपके कोर्स में। देखिए, आपको पता है कि भाई हमने क्या बताया कि ओवरी से फ्रूट बन जाता है, ओवल से सीड बन जाता है। अब दो टाइप के सीड होते हैं, सीड जो होते हैं वो दो टाइप के बोले जाते हैं बेटू। एक तो बोले जाते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड, और एक बोले जाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, है ना, और एक्स एल्बुमिनस सीड्स। सुना है आपने? देखिए, जो बेटा एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस है, होता क्या है, देखो एक चीज ध्यान सुनना, एंडोस्पर्म शुरू में सभी में होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि शुरू में एंडोस्पर्म ना होता हो, मतलब डेवलपमेंट में। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, जो मैच्योर सीड हैं, सीड की बात कर रहे हैं हम लोग। अब तो जो मैच्योर सीड होते हैं उनमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान या तो एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर लिया होगा उन्होंने, तो अब उनमें मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचा, या फिर उनमें अभी भी एंडोस्पर्म बचा रह गया है, कंज्यूम होने के बाद में भी, एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम होने के बाद में अभी भी बचा रह गया है, उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है बेटा, तो एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट होते हैं। कौन होते हैं? एक बात तो हो गई कि मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट हो गए, ठीक है। जिसमें कि मोनोकॉट में आप जानते हो व्हीट, राइस, मेज, कोकोनट, ये सब आते हैं, डेट पाम। और नॉन एंडोस्पर्मिक या जो एक्स एल्बुमिनस, जिनमें कि परसिस्ट नहीं करता, कंज्यूम हो गया एंडोस्पर्म, इनमें आते हैं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, है ना बेटा। ये वाली बात तो होगी इनकी कॉमन एक बात, लेकिन असली इंपॉर्टेंट बात है एक्सेप्शनल केसेस की, या हम ये बात बोले ऐसे कौन से डाइकॉट सीड हैं जो एंडोस्पर्मिक हैं। यानी एंडोस्पर्मिक में मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, मोनोकॉट तो होते हैं, लेकिन कुछ डाइकॉट भी होते हैं, वो पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, यानी इंपॉर्टेंट बात बस उसकी है। तो एंडोस्पर्मिक में कौन से डाइकॉट हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे डाइकॉट्स, इसमें एंडोस्पर्मिक में है ना बेटा, कैस्टर, क्या नाम लिखेंगे, कैस्टर, कॉटन और सनफ्लावर। देखिए, ये जो नाम है कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर, ये ऐसे डाइकॉट हैं जो एंडोस्पर्मिक है। वो जगह कम जरूर थी, है ना, थोड़ा सा छोटा कर दूं। जैसे थोड़ा सा और सर जी, ये तो थोड़ा हो गया। ठीक है बेटा, अब ये जगह हमारे यहाँ पे थोड़ी बन गई। तो देखिए, कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर, ये किस कैटेगरी में आ गए? नहीं, डाइकॉट तो है, लेकिन किस कैटेगरी में आ गए? एंडोस्पर्मिक सीड की। ये बड़ी बात है कि डाइकॉट होते हुए भी और वो एंडोस्पर्मिक है। अब यहां पर मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनस है ना, सीड्स, इसमें आता है ऑर्चिड्स या ऑर्किड, ये मेन है। वैसे और भी होते हैं, एलिस्मा, एमोर्फोफेलस, लेकिन उनको नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है नाम देखिए, कैस्टर, कॉटन, सनफ्लावर उधर है, और इधर है ऑर्किड या ऑर्चिड्स। ठीक है,
ये ऐसे बेटा मोनोकॉट है जो नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस है, जिसमें एंडोस्पर्म खत्म हो गया डेवलपमेंट के दौरान ही। क्लियर है? यस सर। सिर्फ पीनट किस में आता है? पीनट डाइकोट में, मूंगफली है वो उसमें आता है बेटा, डाइकोट है नॉर्मल। बात है नहीं, सुनो एक चीज और सुनो, एक बात और सुन लो। यस सर। जैसे अभी तूने बोला ना पीनट बेटा, मूंगफली, तो देखो ये डाइकोट है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। कैसी है? एंडोस्पर्मिक है। चाहे पी, बीन, ग्राम, ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि डाइकोट है ये। ध्यान रखें, जो सीरियल्स होते हैं, अनाज, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं अनाज में, दालों में। अनाज जो होते हैं वो होते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक, और दालें जो होती हैं वो होते हैं डाइकोट, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब एक बात यह है कि अगर कोई मोनोकॉट है बेटा, मतलब एंडोस्पर्मिक है, अगर कोई एंडोस्पर्मिक है तो उसका जो रिजर्व फूड है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होगा, सीड का। अगर जैसे तुमसे कोई कहे क्वेश्चन, कहे कॉर्न में, भुट्टे में, कॉर्न में, मेज में, उसमें बताओ फूड स्टोर किस पार्ट में रहेगा, तो आप बोलोगे एंडोस्पर्म। मोनोकॉट है, एंडोस्पर्मिक है। यस सर। नारियल है, उसमें एंडोस्पर्म। लेकिन अगर कोई बोले, अगर आपसे अभी जैसे तुमने बोला मूंगफली, तो मूंगफली में उसके जो कोटिलेडन है, जब आप उसका छिलका हटा के, दो पार्ट है ना उसके कोटिलेडन, में दाना उस कोटिलेडन में उसका रिजर्व फूड स्टोर है। जो फूड है रिजर्व, वो किसमें? कोटिलेडन में, क्योंकि एंडोस्पर्म तो है ही नहीं ना अब। यस बात समझ में आ गई? यस सर। ये मतलब बहुत पुताई लगाऊंगा। कह रहा मूंगफली में दाने नहीं, हम तुम्हारे दाने दे। चले मतलब बहुत सही।